बताइए जरा, दिखाइए। जनता ने सिखा दिया आपको दुष्यंत जी, कोई बात नहीं, जो जनता का मैंडेट है वो हमारा सवाल है। लेकिन दुष्यंत जी एक बात इसकी मैं आपने सवाल उठाया कि अभी जुबानी जमा खर्च हो रहा है। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री पहली बार संसद में बोल रहे हैं जीतने के बाद, और वो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो उस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। तो एक तो ये कि शुरू में ये तो होगा ही होगा कि शुरू में आश्वासन दिया जाएगा। इसको हम अगर इस नजरिए से देखें कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने, टेलीविजन के सामने कुछ आश्वासन दिए हैं अपने विरोधियों को और उन राज्यों को जहां उनकी सरकार नहीं है। अगर इसको हम यूं लें कि सबके सामने, पूरी संसद के सामने, पूरी पंचायत के सामने कोई व्यक्ति आश्वासन दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर मान लो वो नहीं करते हैं तो पूरा देश उनसे बाद में सवाल पूछ सकता है। पर शुरुआत के मामले में मैं ये कहूंगा कि वो शुरुआत में भले वो जुबानी आप कह रहे हैं जमा खर्च, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एक प्रधानमंत्री पूरे देश को आश्वस्त कर रहा है, अपने विरोधियों को आश्वस्त कर रहा है कि चुनाव हो गए, और क्षमा याचना भी कर रहा है कि कोई गलती हो क्षमा कर देने, और ये भी कह रहा है कि 4 साल हम पहले मिलकर काम करें, 5वें साल में चुनाव की बात करेंगे। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब वो मिलकर काम करते हैं, राजनीति जरूर करेंगे। आपकी बात कहता हूँ आपने भी माना, आश्वासन दिए, कोई विश्वास आपको नहीं दिलाया, और क्या कोई काम कीजिए कि आप बाहर निकल जाइए और राजनीति को छोड़िए, काम कीजिए। दुष्यंत जी, श्याम जी कुछ कह रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी जी के कल के स्पीच की वाहवाही तो पूरे देश में हो रही है, विदेशों में हो रही है। सवाल केवल वो नहीं है, आप कई छोटी छोटी बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। बात दिखने में छोटी है पर व्यवहार से कितनी बड़ी बात मोदी जी ने कर रखी है। जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, लोकशाही के मंदिर, इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए क्या? पर एक ये मन का भाव जो आता है कि ये मेरा मंदिर है, ये डेमोक्रेसी का मंदिर है। आपका मैं आप शायद अपने प्रधानमंत्रियों को बोल रहे हैं, जब आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ठीक मिलते थे, इतने बड़े ओथ सेरेमनी में मोदी जी का कोई नहीं आए। आप थोड़ा एक काम कीजिए, आप वो मौका मिला, काम कीजिए। प्रोटोकॉल वाले ने पूछा, बहुत हो गया, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल वाले ने पूछा कि मोदी जी के रिश्तेदारों के लिए 50 सीटें आरक्षित करो, तो मोदी जी ने कहा पूरा देश मेरा रिश्तेदार है, सीट आरक्षित लगाया हुआ है। और दूसरा, आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो कैसे? मंत्रियों मौका है, काम कीजिए। मंत्रियों के लिए व्हिप निकाला है, ये कोई कानूनी जरूरत नहीं है। आज तक कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई अपने मंत्रियों को डिक्लेयर करो आपके एसेट्स, हर साल उसका हिसाब लूंगा और ये हमारे आवश्यक है। ये कहने की भी हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, मॉरलिटी लगती है। ये इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग से भी अगर अपने किसी लीडर का या अपनी पार्टी का प्रचार कर पाते हैं तो बड़ा सुकून आपको मिलता है, और आपको करना भी आपका प्राइमरी काम भी है। आज से पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं जो हाउस में इनसे भी अच्छा बिहेव करते रहे, और आपकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं जो इस बात के लिए देश में नहीं दुनिया में विख्यात है। लेकिन आप लोग, क्योंकि आपको ये साइकोफेंसी करनी है, आपका काम ही तब चलेगा कि जब तक आप ये भाषा नहीं बोलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? तो आपने हकीकत में जो इंतजार किया है उस काम पे आइए, नहीं तो आपसे बात करेंगे। दुष्यंत जी, बात इन्होंने उठाई श्याम जी ने, मैं आ रहा हूं सवाल पे कि जो विषय पे बात कर रहे हैं, विषय पे बात कर रहे हैं। बात जो आई है देश को सुशासन देने की, जो न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन की बात उन्होंने कही है, खुद भी गवर्नेंस में रहे, गवर्नमेंट में। दुष्यंत जी, हमारा सवाल आपसे ही है कि एक मिनट, आज तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने कुशासन की बात कही? किसने आपका सम्मान नहीं किया? मैं क्या जनता का, प्रदेश का, देश का सम्मान नहीं किया? नहीं। कौन राजभक्त नहीं था? एक एक शब्द को प्रचारित किया जा रहा है। मुझे इस बात से गुरेज है कि अब वो सत्ता में आ गए, लिहाजा काम करें, प्रचार ना करें। नहीं, मैं कह रहा हूं काम भी होगा, प्रचार भी करेगा। कांग्रेस ने भी वही किया जो ये कह रहे हैं। आपने प्रचार नहीं किया तो वो हताशा सबके सामने है। और कहाँ चले गए जो नहीं प्रचार तो किया, सुनिए, प्रचार आरोप लगे 30,000 करोड़। नहीं, वहां के घर में जाकर खाना खाना, संबंधों की बात करें, नहीं संबंधों के बने पूछना चाहूंगा। उसी में लेके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अपनी पत्र में बात करने लगते हैं, अपने संबंध दुष्यंत जी, मैं करते हैं। दुष्यंत जी प्लीज, आप
जब बीच में जब किसी को जो कोई बोल रहे हैं तो एक अघोषित परंपरा होती है किसी डिस्कशन में कि कोई आप जवाब दे रहे हैं तो फिर आप थोड़ा धैर्य रखें, या श्याम जी हो, विजय जी हो, सबसे मेरा अनुरोध है कि एक उसकी जो अनुशासन होती है तयशुदा, उसमें हम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बातें सामने निकल के आएंगी और डिस्कशन में कुछ मतलब निकलेगा। मेरा कहने का आशय यह है, जो अभी श्याम जी कह रहे थे कि एक उन्होंने जो नॉर्म्स बनाए, ये जो प्रोटोकॉल्स बनाया मंत्रियों के लिए, कुछ जो संपत्ति घोषित करने की थी कांग्रेस सरकार में भी थी, अभी भी साइट्स पे हैं कि उन्होंने मंत्रियों के, मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने मंत्रियों के जो एसेट्स को लेकर के डिक्लेरेशन था। लेकिन एक बात दुष्यंत हम ये कहना चाहेंगे कि आते ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक बात कही, कोई अपने नाते रिश्तेदारों को अपने मंत्री के जो स्टाफ है नहीं रखेगा। कहीं कोई भी मंत्री के स्टाफ में ऐसा व्यक्ति है, किसी पद पे है, वो नहीं होगा। और कहीं भी किसी लाभ के पद पे रहे हो, पूरे नेटवर्क में, मंत्रियों के नेटवर्क में, वो नहीं होगा। और आप इस बात से सहमत होंगे दुष्यंत जी कि कांग्रेस सरकार में ये नॉर्म नहीं था, तो आपको ऐसे कदमों की सराहना करनी चाहिए नहीं? देखिए, कभी कभी जो बातें आती, कभी कभी ये बातें ठीक भी होती हैं और कभी कभी ये बातें गलत भी होती हैं। प्रीमा फेसी अगर आप प्रथम दृष्टया को देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर विषय पर आप बात करते हैं तो विषय के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात कही, विकास अगर ना भी हो तो क्राइम रुकेगा, क्यों आमतौर से जो उसके इर्द गिर्द जो उनके रिश्तेदार और भ्रष्टाचार रुकेगा। वो परम बंसल का केस था, उनको सीबीआई ने भेज दी, लेकिन रिश्तेदार घर में जा रहे फंसे। अभी खाली अकेले इससे ही काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारे, लेकिन ये सराहनीय है, उन्होंने एक पहल तो की जी, उन्होंने इस बात को उठाया, ये सराहनीय है। मेरा भी उनसे कोई विरोध नहीं, मेरा विरोध इस बात का है कि अभी आप खाली एक व्यक्ति पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, अब आप सरकार में आ गए और आपने बहुत सारे वादे सरकार में आने से पहले कहे हैं, जिनके लिए मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात भी कही है कि मैंने प्रचार में जो कहा उसको भूल जाइए, उसको मत लीजिए, आप विकास की बात कीजिए। आप देखिए, अब उन्होंने विकास का मौका है, अब उनको मौका मिला है तो अपने मौके में वो कुछ काम करें, तो हम उस विषय पर बात भी कर लेंगे। अब हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने अपने रिश्तेदारों को लिस्ट में शामिल नहीं किया और 50 आदमी की लिस्ट में शामिल, तो ये क्या है? ये गवर्नेंस में एक पहल है, ये पहल है दुष्यंत जी, हम स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि आपकी पार्टी ने मां ने बेटे को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। देखिए, बात सुनिए, अगर आप बात वो विषय नहीं देखना चाहिए राकेश जी को। संजय जी, एक और बात, परिवार का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो मोदी जी के परिवार का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं। दुष्यंत जी, हम बीमारी राज्यों की बात कर रहे हैं, कोई कृपा नहीं है, संजय जी, नहीं कृपा नहीं है। बेचन जी से बोलिए, विषय में बात करें। कांग्रेस पार्टी से पार्टी ऑफ सेक्रीफाइस, हमने कदम कदम पे सेक्रीफाइस किया है। सत्ता में नहीं आए तो क्या हमारे सेक्रीफाइस खत्म हो गए? दुष्यंत जी परेशान, आप तो सत्ता में है। दुष्यंत जी, सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। स्वागत होगा। मैं संजय जी बात कहता हूं, जो बात आई है बीमार राज्यों की, उसको लेके जो परिकल्पना है, विजय जी, आपको क्या लग रहा है कि उनको लेके प्राथमिकताएं क्या होंगी, जिसमें कभी मध्य प्रदेश और बिहार और राजस्थान में आया करते थे, अभी भी उस सूचकांक से उबर नहीं पाए हैं बीमार स्टेट्स को लेके, भले बड़ी बड़ी घोषणाएं हों। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनते ही प्रधानमंत्री के सभी मंत्रालयों को करीब 15-20 चिट्ठियां लिख दी, मेरे ये कष्ट है, मेरे ये कष्ट है, मेरे ये कष्ट है। इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, अभी अगर हम इस विषय पर आए कि जो केंद्र की तरफ से राज्यों को जो संकेत दिया जा रहा है, वो इस मायने में कि स्वस्थ परंपरा है या स्वस्थ शुरुआत है। इस महीने में ये बहुत जरूरी हो गया है कि देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जिनके विकास का स्तर जो सामान्य स्तर है उससे नीचे है, और वो अब ये मौका इसके लिए नहीं है जाने का कि बिहार में क्यों गलतियां हुई, क्यों वो पिछड़ा रह गया, या पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ा रह गया। अगर हम उसमें जाएंगे तो हम सिर्फ झगड़ते रह जाएंगे, पुराने मुर्दों को उखाड़ के, और हम फिर रोते रहेंगे। उसकी बजाय ये जो शुरुआत हो रही है कि प्रधानमंत्री और उनकी मशीनरी बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी से इसका व्याख्या करे कि कौन सा राज्य किस हालत में है, किस राज्य की क्या जरूरतें, खास जरूरतें हैं, उनको पहचान कर, और उनमें फिर वरीयताएं हैं,
जो आपके पास साधन है केंद्र में, जो पैसा है आपके पास या जो भी उसके साथ विशेषज्ञता है, उस सबको समझते हुए प्रायोरिटीज तय की जाएं बिना ये सोचे हुए कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। तो नतीजा ये होगा कि आने वाले 3, 4, 5 साल में वो राज्य जो विकास की सीढ़ी पर बहुत नीचे थे, उन्हें अगर पूरी तरह बराबर ना भी ला पाए तो कहीं उन्हें आश्वासन मिलेगा कि हाँ, इस शासन में, इस सरकार ने हमें हमारी ओर ध्यान दिया है, और उन्हें ये उम्मीद बनेगी कि अगर इस 4-5 साल में नहीं हुआ तो अगले 4-5 साल में हम कहीं बेहतर जगह आएंगे। नहीं, आपके विजय जी अपनी बात जगह ठीक है। मेरा सवाल जो था अभी फिर वो उसमें आपसी बहस में उलझ कर रह गया, जवाब नहीं आया। श्याम जी, बीमारू राज्यों को लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी जी की और मोदी सरकार की कोई पहल नहीं देखी गई। उन्होंने एक समग्र सोच की तरफ बात की, राज्यों का विकास करेंगे बिना भेदभाव के, बिना शौचालय व्यवहार के। आपको क्या लग रहा है जो बीमारू राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान है, बिहार है, जो इस तरह के जो राज्य हैं उसको लेकर के, उनको उड़ीसा है, जो सोच है वो सोच को लेकर के आपको क्या लगता है कि उसको फोकस करेंगे या फिर वो वही बात आएगी जो चलती आ रही? कल के स्पीच में मोदी जी ने जो कहा है, विशेषकर बीमारू राज्यों के बारे में, और विशेषकर जो कम्युनिटी, जो संप्रदाय पीछे पिछड़े हुए हैं, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया। सबको साथ लेकर हमको चलना है। देश का जीडीपी सबसे ज्यादा चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज्यादा चाहिए। तो कोई तो भी एक स्टेट पिछड़ा रह गया और किसी का तो भी बड़ा है तो देश प्रगतिशील नहीं माना जाएगा। यह मेरी विकास की कल्पना है। कोई तो भी एक समाज पिछड़ा रह गया और कोई रीच हो गए, इससे पूरा समाज अच्छा, रीच, समृद्ध, प्रभावशाली नहीं रहेगा। यह उनकी विकास की कल्पना है। और उन्होंने और एक बात कही है जो उनकी दृष्टि प्रस्तुत करती है कि भाई बड़े लोगों के काम तो नहीं रुकते, जो रीच लोग हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, उनके घर के पेशेंट अच्छे अस्पताल में जाओगे, उनकी समस्या नहीं है, समस्या गरीबों की है जो उनके तक पहुंच नहीं सकते। वो हमारा केंद्र बिंदु है और गरीबों को इस सब विषयों में राहत देना, गरीब राज्य रहे, गरीब समाज रहे या गरीब तबका रहे, वो हमारा केंद्र बिंदु है, वो हमारा विकास का मुद्दा है। ये उन्होंने बात रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को साथ में लेकर जाने का जो उनका सपना है वो प्रत्यक्ष रूप में लाने की ही दृष्टि उन्होंने कल के अपने बयान में व्यक्त की है और उसका ही पूरे देश में स्वागत हो रहा है। बात आपने गरीब की कही, मैं दुष्यंत जी के पास आ रहा हूं। आपने गरीबी हटाने की बात कही, राज्यों की मदद की बात आई, उसमें गरीबी हटाने को लेकर के 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उनके लोगों ने उनको मिलकर इंदिरा हटाओ का नारा लगाया, जिसपे इंदिरा गांधी का कहना था कि हम तो गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये मुझे ही हटा रहे हैं। संजय बेचन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी चल रहे हैं, फिर मैं दुष्यंत जी से सवाल करूंगा, पैरेलल सवाल, कि वही वाली स्थिति कहीं इनके साथ उत्पन्न हो सकती है क्या? नहीं, देखिए, मोदी जी को अभी क्या है कि बच्चे ने एडमिशन लिया है, अभी आप उसको मार्कशीट नहीं दे सकते। नहीं, बच्चों ने 12 साल राज किया है, नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में कह रहा हूं कि उन्होंने शुरुआत की है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके काम की बहुत सराहना हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का रोल और प्रधानमंत्री का रोल दोनों दो चीजें हैं। देखिए, मैं की एलिमेंट्स देखता हूं मोदी जी के भाषण में। एक तो उन्होंने कहा इंपावरमेंट, दूसरा उन्होंने कहा पार्टिसिपेशन, तीसरा उन्होंने कहा इक्वलिटी, और चौथी बात उन्होंने कही इंक्लूसिव ग्रोथ, फेडरलिज्म। तो ये 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हैं। अब देखिए कि केंद्र और राज्यों के संबंध किन विषयों पे मजबूत होने से एक बेहतर और मेरा सवाल कुछ थोड़ा हट कर गए जी। दुष्यंत जी, शायद कांग्रेसी लोग इस चीज को, खींचातानी को, आपाधापी को थोड़ा बेहतर समझते होंगे, जैसा अनुभव रहा है। क्योंकि बताते हैं लोग कांग्रेस के दुश्मन कांग्रेस हैं। तो दुष्यंत जी, जो बात थी मैंने उठाई इंदिरा गांधी के यहां से, गरीबी हटाने की बात कही, और जो बात आई कि बाद में उनके लोगों ने उनको हटाने की बात कर दी, और फिर इमरजेंसी की बात आई, और बाकी इतिहास गवाह है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया विकास के नए सोपान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्याय जोड़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से कोई ऐसी चुनौती मिल सकती है क्या? देखिए, ये वैसे उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुझसे कोई ऐसी भविष्यवाणी आप अगर करवाना चाहते हैं तो वो उचित भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि अभी तक जो उन्होंने कहा है खाली जुबान से कहा है और कुछ किया नहीं है।
दूसरी जो हाँ दूसरा 13 साल तक किया है। हाँ दूसरा तो उसको नहीं कह सकते गुजरात में किया है। गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में अगर आप राजन कमेटी की रिपोर्ट देखें जो गवर्नर आरबीआई हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाता है। दुष्यंत जी आप लोगों ने विषय पे आ रहा हूं कि इतना कहने के बावजूद आज जो कांग्रेस की स्थिति हुई है सबके सामने है, ऐतिहासिक 44 सीटें आई है, वो उसको मानना चाहिए। जनता के जो जिस तरह है उसको व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की स्थिति को